हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए सीडीपी के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो पेपर वन और पेपर टू दोनों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और आप लोग कमेंट करके बताना इसमें से आपको कितने क्वेश्चन आ रहे थे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे पहला प्रश्न हमारा दिया गया है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं? सक्रिय अन्वेषण द्वारा, खेल द्वारा, पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग द्वारा, सहपाठियों और वयस्कों संग सहभागिता द्वारा। तो यहाँ पे पूछा गया छोटे बच्चे जो ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सक्रिय अन्वेषण के द्वारा भी निकालते हैं, खेल के द्वारा भी निकालते हैं, पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग के द्वारा भी निकालते हैं, और सहपाठियों और वयस्कों द्वारा संग सहभागिता के द्वारा भी निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन के यहाँ पे चारों ऑप्शन सही दिए गए हैं, तो इसके अनुसार यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो जिन लोगों ने इसका डी वाला ऑप्शन बताया उन सभी का सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, वह विकल्प चुनिए जो उन संदर्भों का सही चुनाव करता है जिनमें बच्चों के लिए अधिगम हो पाता है, खेल कूद, घर या फिर कच्चा कच। तो यहाँ पे बताना किसमें, मतलब किस किस में जो है बच्चे का अधिगम हो पाता है। तो खेल कूद में भी बच्चे का अधिगम हो पाता है, उसके बाद घर में भी बच्चे का अधिगम होता है, कच्चा कच में भी बच्चे का अधिगम होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन लोगों ने इसका सी वाला ऑप्शन बताया उन सभी का सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्न में से कौन सी विचारधारा बच्चों के अधिगम में अवरोधक है? त्रुटियां अधिगम की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटियां करना एक लज्जाजनक कार्य है। त्रुटियां अधिगमकर्ताओं के संकल्पनात्मक समझ में अंतरालों की जानकारी देती हैं। अधिगमकर्ताओं को डांट के भय के बिना त्रुटि करने के लिए मौका मिलना चाहिए। तो पूछा गया कि अधिगम में अवरोधक कौन सी विचारधारा है, तो इसका आंसर हो जाएगा अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटियां क्या है, एक लज्जाजनक कार्य है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे निगेटिव गलत दिया गया है। तो यहाँ पे इसका क्वेश्चन का जो है यही वाला आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया गलत, अवरोधक पूछा गया निगेटिव यहाँ पे। जबकि त्रुटियां जो होती हैं अधिगम का एक प्रकार का हिस्सा होती हैं। त्रुटियां अधिगमकर्ताओं के संकल्पनात्मक समझ में अंतरालों में जानकारी देती हैं, और अधिगमकर्ताओं को डांट के भय के बिना त्रुटियां करने के लिए मौका मिलना चाहिए, जिनसे क्या होता है बच्चे के जो विचार होते हैं, बच्चे के जो क्रियाकलाप होते हैं, उनको एक टीचर समझ सकता है। तो यहाँ पे ए सी डी वाला ऑप्शन सही दिया गया, जबकि बी वाला ऑप्शन गलत दिया गया है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव पूछा गया है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है फोर्थ नंबर, प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है? बिना समझे नकल करना, करके सीखना, निष्क्रिय रूप से सुनना, या फिर रट कर याद करना। तो इसका आंसर हो जाएगा करके सीखना। क्या हो जाएगा? करके सीखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक पद्धतियां शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देती हैं? आवश्यकता के अनुसार पाठ्यचर्या अनुकूलन, छात्रों के लिए अनुभवात्मक शिक्षा, पाठ्यचर्या नियोजन में नवाचार, या भी परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षण रणनीतियाँ। तो पूछा गया कौन सी जो है शैक्षणिक पद्धतियाँ शिक्षण में सकारात्मक योगदान नहीं देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षण जो रणनीतियाँ हैं ये क्या सकारात्मक योगदान नहीं देती। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन गलत दिया गया है, तो यही इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव पूछा गया है। उसके बाद देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, एक शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु को छात्रों को दैनिक जीवन के अनुभव से जोड़ना चाहिए। बिल्कुल सही कथन दिया गया यहाँ पे कि एक शिक्षक जो चीज़ों को पढ़ा रहे थे बच्चों को दैनिक जीवन से जोड़कर चीज़ें जब सिखाता है कोई शिक्षक, तो बच्चे जो है चीज़ को बहुत ज़्यादा सीखते हैं। उसके बाद तर्क बताया गया है, बच्चे स्कूल में जीवन के बहुत से महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं जिस पर शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पे पूछा गया सही विकल्प क्या है, तो यहाँ पे कथन भी सही दिया गया है और तर्क भी सही दिया गया है। अब यहाँ पे जब दोनों कथन और तर्क सही होते हैं तो हमें ये देखना होता है कि जो है एक दूसरे की व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखो, एक शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु को छात्रों के दैनिक जीवन के अनुभव से जोड़ना चाहिए। अब तर्क क्या दिया गया है? तर्क जो होता है उसको क्योंकि या फिर इसलिए से जोड़ कर देखा जाता है क्योंकि बच्चे स्कूल में जीवन के महत्व जो है बहुत से महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं जिस पर शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। तो तर्क भी सही दिया गया है और इसकी व्याख्या भी करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या करता है ए की। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन ही बिल्कुल सही दिया गया है।
उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है, बच्चे किस तरह से सीखते हैं? पढ़कर, सुनकर, देखकर या फिर क्रिया करके? तो इन सभी के माध्यम से बच्चे सीखते हैं, पढ़कर, सुनकर, देखकर, क्रिया करके। तो इसका ऑप्शन जो है डी वाला सही हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, एक शिक्षक को उन गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो अस्पष्ट हो, सांकृतिक रूप से उपयुक्त हो, अत्यंत जटिल हो या फिर अर्थहीन हो। तो एक शिक्षक को उन गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो सांकृतिक रूप से उपयुक्त हो, सांकृतिक रूप से उपयुक्त हो। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो बढ़ावा दे, किसको बढ़ावा दे? निराशा को, अभिसारी उत्तर को, अपसारित सोच को या फिर मात्र रटन को। तो एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो अपसारित सोच को बढ़ावा दे। अब अपसारित सोच क्या होता है? जिनमें बच्चे चिंतन करते हैं, और अपसारित सोच में जब कोई एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो बच्चे चिंतन मनन करके उसका आंसर देते हैं, और एक प्रश्न के कई आंसर होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, अपसारित सोच। अगला क्वेश्चन है, अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? छात्रों के बीच सहयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए, विषय वस्तु को रटने पर बढ़ावा देना चाहिए, संप्रत्यों की समझ को महत्व देना चाहिए। तो अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षक को संप्रत्यों की समझ को संप्रत्यों की समझ को जो है महत्व देना चाहिए। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए, दंडित करना चाहिए या फिर अवरुद्ध करना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए। तो जिन लोगों ने इसका विकल्प ए बताया है उन सभी का सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, सार्थक सीखने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? कक्षा में प्रतिस्पर्धी संस्कृति का विकास करना, बच्चों के विचारों और अनुभवों को जगह देना, जानकारी को पृथक खंडों में प्रस्तुत करना, ऐसे उदाहरण देना जो कि विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ से संबंधित नहीं है। तो सार्थक सीखने के लिए क्या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा? कि बच्चों के विचारों और अनुभवों को जगह देना, बच्चों के विचारों और अनुभवों को जगह देना। अगला प्रश्न यहाँ पे है, विशिष्ट जानकारी के स्मरण पर आधारित प्रश्न का उत्तर देने के बाद एक विद्यार्थी इस बात पर विचार कर रहा है कि इस कार्य में किन संकेतों ने उसकी मदद की। ऐसा करने में विद्यार्थी क्या कर रहा है? विलंबित नकल कर रहा है, आत्म केंद्रितता कर रहा है, या फिर अधिसंज्ञान कर रहा है, या फिर अति जो है औचित्य कर रहा है। तो एक जो है विशिष्ट जानकारी के स्मरण पर आधारित प्रश्न का उत्तर देने के बाद एक विद्यार्थी इस बात पर विचार कर रहा है कि इस कार्य में जो है कौन सी चीज़ें उसकी मदद कर रही हैं, किस चीज़ ने उसकी हेल्प की। तो बच्चा क्या कर रहा है? खुद चिंतन मनन कर रहा है और जो है अपने अधिसंज्ञान का विकास कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, अधिसंज्ञान का वह विकास कर रहा है। अगला प्रश्न जब है यहाँ पे, जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। स्कूल की भाषा में न बोलने पर उन पर जुर्माना लगाना चाहिए। उन्हें स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि स्कूल की एक अलग भाषा है और उन्हें अपनी मातृभाषा में बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। उनके माता पिता को घर पर भी स्कूल की भाषा का प्रयोग करने के लिए कहा जाना चाहिए। तो जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा, उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि क्या जो है बच्चों की अभिव्यक्ति जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, विद्यार्थी निम्न में से किसी नए ज्ञान के निर्माण का आधार बनाते हैं जो उनके द्वारा पहले से समझा और माना जाता है, जो उनके लिए स्पष्ट और अप्रासंगिक है, जो उनके लिए पूरी तरह से अपरिचित और अज्ञात है, जो उनके वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर से बहुत परे है। तो किसी नए ज्ञान के निर्माण का आधार बनाते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा, जो उनके द्वारा पहले से समझा और माना जाता है। तो बच्चे जो चीज़ें सीखते हैं तो अपने पूर्व ज्ञान से जोड़कर सीखते हैं। तो इसका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन, अधिसंज्ञानात्मक कौशल। अधिसंज्ञानात्मक कौशल क्या है?
चिंतन और अधिगम को नियमित करते हैं, संज्ञान और समस्या समाधान को प्रभावित नहीं करते, केवल विषय वस्तु के रटने पर निर्भर हैं, विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक विकास की देरी को दर्शाते हैं। तो आज संज्ञानात्मक कौशल जो होते हैं चिंतन और अधिगम को नियमित करते हैं। तो यहाँ पे ए वाला विकल्प जो है बिल्कुल ही सही दिया गया है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, एक विद्यार्थी कुछ संप्रत्तियों के बारे में अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए किताबें पढ़ रही है। यह किस तरह के लक्ष्य का उदाहरण है? महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, परिहार उन्मुख महारत लक्ष्य, प्रदर्शन की दिशा में जो उन्मुख लक्ष्य है, या फिर परिहार उन्मुख प्रदर्शन लक्ष्य है। तो ये जो है यहाँ पे विद्यार्थी जो है कुछ संप्रत्तियों के बारे में अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए पढ़ रही है, ना कि वह दिखावा करने के लिए पढ़ रही है, ना पुरस्कार प्राप्त करने के लिए पढ़ रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही दिया गया है। तो जिन लोगों ने इसका ए वाला ऑप्शन बताया उन सभी का सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, किस सिद्धांत पर आधारित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी स्वयं पहल करके वह चर्चा में सक्रिय भागीदारी करके जो है सीखते हैं? व्यवहारवादी में, अनुकरण करके सीखना में, या फिर सामाजिक संरचनावादी में, या फिर प्रतिपादक शिक्षण में? तो इसका आंसर हो जाएगा करके वह जो है सक्रिय भागीदारी के द्वारा सीखते हैं बच्चे सामाजिक संरचनावादी में। किसमें? सामाजिक संरचनावादी जो कक्षा होती है या फिर सामाजिक संरचनावादी जो है उपागम होते हैं, इसमें बच्चे क्या करते हैं सक्रिय भागीदारी के द्वारा करके सीखते हैं। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म प्रतिक्रिया और लक्ष्य अभिविन्यास का सही मिलाप है? किसी विशेष रुचि के क्षेत्र में क्षमता में सुधार के लिए कार्यपत्र करना महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य है। नगद पुरस्कार जीतने के लिए परीक्षा की तैयारी करना परिहार उन्मुख प्रदर्शन लक्ष्य होता है। कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए किसी विषय की अतिरिक्त कक्षाएं लेना परिहार उन्मुख निपुणता लक्ष्य होगा। या फिर दूसरों से पिछड़ा प्रदर्शन न करने के लिए कड़ी मेहनत करना प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य होगा। तो यहाँ पे हमें बताना कि 19 नंबर का सही वाला ऑप्शन कौन सा दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा किसी विशेष रुचि के क्षेत्र में क्षमता में सुधार के लिए कार्यपत्र करना। यह क्या है? एक प्रकार का महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस बात पर ध्यान देना चाहिए? परीक्षाओं के प्रति भय पैदा करना, रटकर याद करने पर बल देना, निष्क्रिय सुनने को बढ़ावा देना, या फिर बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ना? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ना। बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ना। अगला प्रश्न है, प्रभावी अधिगम हेतु एक शिक्षक को विद्यार्थियों में को सक्रिय करना चाहिए? क्षमता को स्थायी मानने की धारणा को, क्षमता के वृद्धिशील होने की धारणा को, प्रतिस्पर्धा की भावना को, या फिर हीनता की भावना को? तो प्रभावी अधिगम हेतु एक शिक्षक को विद्यार्थियों में क्षमता के वृद्धिशील होने की जो है धारणा को सक्रिय करना चाहिए। मतलब क्या है? क्षमता किसी की भी बढ़ाई जा सकती है। क्षमता क्या स्थिर नहीं है, अगर लगातार प्रयास किया जा रहा है तो किसी भी व्यक्ति की क्षमता बढ़ाई जा सकती है। तो क्षमता के वृद्धिशील होने की धारणा को सक्रिय करना चाहिए। तो यहाँ पे बी वाला जो है विकल्प बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, के इस्तेमाल से विद्यार्थियों की उपलब्धि में होने की संभावना है? प्रासंगिक पाठ्यक्रम और कमी के इस्तेमाल से, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र कमी के अनुसार से, या फिर सामाजिक सहयोग वृद्धि के इस्तेमाल से, या फिर सामाजिक बहिष्कार सुधार से? तो यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सामाजिक सहयोग और वृद्धि के इस्तेमाल से विद्यार्थियों की उपलब्धि में जो है, यहाँ पे जैसे दो जगह भरना है, एक जगह यहाँ पे भरना है, एक जगह यहाँ पे भरना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि सामाजिक सहयोग के इस्तेमाल से विद्यार्थियों की उपलब्धि में वृद्धि होने की संभावना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वृद्धि आ जाएगा, और पहले वाले डैश में क्या आ जाएगा? सामाजिक सहयोग आ जाएगा। तो यहाँ पे सी विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट दिया गया है। तो जिन लोगों ने सी वाला ऑप्शन बताया उन सभी के यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, शिक्षण अधिगम का रचनावादी दृष्टिकोण सूचना के निष्क्रिय प्राप्ति पर जोर देता है, बच्चों की बुद्धिलब्धि की गणना को प्रोत्साहित करता है,
अधिगम को अर्थ निर्माण प्रक्रिया के रूप में देखता है, क्रमादेशित निर्देश के उपयोग पर केंद्रित है। तो रचनावादी जो दृष्टिकोण होता है वह अधिगम को अर्थ निर्माण प्रक्रिया के रूप में देखता है, अधिगम को अर्थ निर्माण प्रक्रिया के रूप में देखता है। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन है, कठिनाई की पहचान, लक्ष्य निर्धारण, संभावित समाधान और परिणामों की खोज, तदनुसार कार्य करना और परिणामों का मूल्यांकन करना निम्न में से किस प्रक्रिया में शामिल महत्वपूर्ण चरण है? आरोपण में, नकल में, समस्या समाधान में या फिर निष्क्रिय ध्यान में? अब देखो क्या क्या यहाँ किसकी बात की गई है। कठिनाई की पहचान करना, लक्ष्य निर्धारण करना, संभावित समाधान और परिणामों की खोज करना, उसके बाद फिर तदनुसार कार्य करना और परिणामों का मूल्यांकन करना। तो यह शामिल है समस्या समाधान के चरण के बारे में, ये बात की जा रही है यहाँ पे समस्या समाधानों के चरणों के बारे में। तो यहाँ पे सी विकल्प बिल्कुल ही सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न दिया गया है, एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है? निरंतर व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं का आयोजन करना, मौखिक दंड का प्रयोग, एक रूपी मानकीकृत पाठचर्या, केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना। तो यहाँ पे 25 नंबर का पूछा गया कि क्या जो है व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर कि केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना। मतलब क्या, केवल बच्चे का जो है अधिगम का मूल्यांकन नहीं करना कि मतलब बच्चे ने क्या सीखा उसका केवल मूल्यांकन नहीं करना, लेकिन किस चीज़ का मूल्यांकन करना है कि बच्चा जो है अधिगम के लिए मूल्यांकन किया जाना चाहिए। बच्चे ने मतलब जो सीखा है उसका मूल्यांकन किया जाए, फिर उसके बाद जो चीज़ें जो है कमी रह गई उसको सुधारा जाए। तो अधिगम के लिए मूल्यांकन किया जाना चाहिए, ना कि केवल अधिगम का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, शिक्षार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य, असफलता से बचने वाले लक्ष्य, असफलता स्वीकार लक्ष्य या फिर आत्म पराजित लक्ष्य? तो जो है 26 नंबर के यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि शिक्षार्थियों को प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य जो है निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षक को छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, अनुमति नहीं देनी चाहिए या फिर सजा देनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोत्साहित करना चाहिए। क्या करना चाहिए? शिक्षक को बच्चों को जो प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये तो सब जो है यहाँ पे निगेटिव वर्ड दिए गए हैं, तो यहाँ पे ए विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न अब यहाँ पे दिया गया है, एक विशेष विषय में ज्ञान और संबंधों को सुव्यवस्थित तथा निरूपित करने के लिए आलेखी साधनों का प्रयोग क्या कहलाता है? खंड कहलाएगा, अग्रवर्ती आयोजक, स्मृति सहायक या फिर संकल्पना मानचित्र कहलाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसे कहा जाएगा संकल्पना मानचित्र। क्या कहेंगे इसको? संकल्पना मानचित्र। फिर से एक बार क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक विशेष विषय में ज्ञान और संबंधों को सुव्यवस्थित तथा निरूपित करने के लिए आलेखीय साधनों का प्रयोग, किसका प्रयोग? आलेखीय साधनों का प्रयोग क्या कहलाता है? तो इसे कहेंगे संकल्पना मानचित्र। संकल्पना मानचित्र कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 29। अब यहाँ पे जैसे कि 29 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, रचिता एक गणित अध्यापिका अपने छात्रों की भाषा कथन वाले प्रश्नों में सही प्रक्रिया पहचानने में त्रुटियों का विश्लेषण कर रही है। इसके पीछे उसका क्या उद्देश्य है? अधिक त्रुटियों वाले छात्रों को कम त्रुटियों वाले छात्रों से पृथक करना, अधिक त्रुटियों वाले छात्रों को दंड स्वरूप अधिक प्रश्न देना, त्रुटि सुधार के लिए अभ्यास वाले अधिक प्रश्न देना, त्रुटियों को समझना क्योंकि वे छात्रों के चिंतन को समझने में मदद करती हैं। तो इस क्वेश्चन का डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि रचिता एक गणित अध्यापिका अपने छात्रों की भाषा कथन वाले प्रश्नों में सही प्रक्रिया पहचानने में त्रुटियों का विश्लेषण इसलिए कर रही है क्योंकि त्रुटियां जो होती समझना, त्रुटियों को समझना क्योंकि वे छात्रों के चिंतन को समझने में मदद करती हैं। तो इसका जो है डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, बच्चे किस शिक्षा शास्त्र द्वारा सबसे अधिक अर्थपूर्ण अधिगम करते हैं? व्याख्यान और प्रत्यक्ष अनुदेश द्वारा, पुनरावृत्त यंत्रवत अभ्यास द्वारा, जब वे कार्य और क्रियाकलापों में क्रियाशीलता से भाग लेते हैं,
कार्य को पूर्ण करने में विभिन्न चरणों पर उपयुक्त इनाम दिए जाते हैं। तो बच्चे किस शिक्षा शास्त्र द्वारा सबसे अधिक अर्थपूर्ण अधिगम करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जब वे कार्यों और क्रियाकलापों में क्रियाशीलता से भाग लेते हैं। तो इसका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बच्चों की असफलता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बच्चों की असफलता का गुणरोपण हमेशा उनके आनुवंशिक दोषों को किया जा सकता है। बच्चों की असफलता का कारण व्यवस्था द्वारा बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों का अनदेखा करना है। वे बालक जो कभी स्कूल नहीं गए हैं अपने बच्चों की शिक्षा में रुचि नहीं रखते हैं। हाशिए पर रहने वाले समुदायों के बच्चे अकादमिक सफलता प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं। तो यहाँ पे 31 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि बच्चों के असफलता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि बच्चों की असफलता का कारण व्यवस्था द्वारा बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों को अनदेखा करना है। व्यवस्था द्वारा क्या है, जो बच्चों की ज़रूरतें होती हैं उनको अनदेखा करना है, जिससे क्या है बच्चे जो है बहुत ज़्यादा असफलताएँ होती हैं। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों को समझने के लिए सही नहीं है? यह कक्षा में छात्रों के ग्रेड और पदों को निर्धारित करने में मदद करता है। शिक्षक को छात्रों की अवधारणात्मक समझ से अवगत कराता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में त्रुटि की समझ सार्थक है क्योंकि अधिगम प्रक्रिया का सहज हिस्सा है। यह बच्चों की सोच में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। तो बच्चों की त्रुटियों को समझने के लिए सही नहीं है। यह कक्षा में छात्रों को ग्रेड और पदों को निर्धारित करने में मदद करता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही गलत दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो है निगेटिव ऑप्शन पूछा गया, तो ए वाला ऑप्शन इसका जो है सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, जब छात्र एक व्यवहार को अवलोकन द्वारा सीखते हैं तो इस प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है? प्रतिमान की क्रियाओं को याद करना, प्रतिमान पर ध्यान केंद्रित करना, अपने द्वारा अनुकरण किए गए व्यवहार का आकलन, प्रतिमान के व्यवहार का दोहराना और अभ्यास करना। तो जब एक छात्र व्यवहार को अवलोकन द्वारा सीखते हैं तो इस प्रक्रिया का जो प्रथम चरण होता है वह होता है प्रतिमान पर ध्यान केंद्रित करना। प्रतिमान पर ध्यान केंद्रित करना। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, संकल्पनात्मक चित्रण नए संप्रत्यों की समझ को किस प्रकार सुसाध्य करते हैं? जानकारी को संश्लेषित और सुव्यवस्थित करके, उपसंप्रत्यों को हटाकर, जानकारी को सामाजिक संदर्भ से पृथक करके, प्रत्यास्मरण पर अतिबल देकर। तो संकल्पनात्मक जो चित्रण होते हैं वह नए संप्रत्यों की समझ को विकसित करते हैं जानकारी को संश्लेषित और सुव्यवस्थित करके। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण का सृजन बहुत महत्वपूर्ण है। उपकारी वातावरण भाषा विकास में अर्थपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पे बताया कि कौन सा कथन सही है और जो इसकी जो है व्याख्या कर रहा है कथन की जो है तर्क की नहीं। कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण का सृजन बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही बात है कि प्रिंट समृद्ध वातावरण जो होता है चारों तरफ जब प्रिंटिंग होती है, जैसे कि दीवारों में प्रिंट कर दिया गया, छपाई कर दी गई, बच्चे उस चीज़ से सीख रहे हैं और मतलब दीवारों पे जो है रंगीन चित्र बना दिया गया, तो प्रिंट समृद्ध वातावरण जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद उपकारी वातावरण भाषा विकास में अर्थपूर्ण भूमिका निभाता है, तो ये भी सही है। तो इसका जो है अब यहाँ पे इसकी व्याख्या कर रहा है कि नहीं, यह हमें देखना है अब क्योंकि, और इसलिए हम इसको जोड़ के देखेंगे। जैसे कि कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण का सृजन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उपकारी वातावरण जो होता है भाषा विकास में अर्थपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पे जो है कथन भी सही है और तर्क भी सही है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा सवाल प्रक्रियात्मक ज्ञान से संबंधित है? अमेरिका की राजधानी क्या है? मानचित्र और ग्लोब में क्या अंतर है? 3 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ने का तरीका क्या है? प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा क्या है? तो यहाँ पे पूछा गया कि प्रक्रियात्मक ज्ञान से जो है संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ने का तरीका क्या है? तरीका मतलब एक प्रकार की प्रक्रिया क्या है? तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, समस्या समाधान के संदर्भ में किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाना क्या कहलाता है? प्रकार्यात्मक स्थिरता, अनुक्रिया समुच्चय, अनुरूपक चिंतन
या फिर साधन लक्ष्य विश्लेषण। तो एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाना किसी प्रक्रिया को, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है अनुक्रिया समुच्चय। क्या कहते हैं इसको? अनुक्रिया समुच्चय कहते हैं, अनुक्रिया समुच्चय। अब अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, कथन यहाँ पे दिया गया है, अहमद प्रभावशाली समस्या समाधान को समुन्नत करने के लिए अपनी कक्षा के बच्चों को समानांतर रूप से सोचने के लिए कहता है। उसके बाद कारण यहाँ पे बताया गया है, बच्चे सार्थक तरीके से सीखते हैं जब अध्यापक उन्हें मौका देते हैं कि वे पहले से जो जानते हैं उससे संबंध बनाएं। तो यहाँ पे बताना में कौन कथन सही है और जो इसकी व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो बात की जाए यहाँ पे, जैसे कि जो कथन दिया गया है कि अहमद प्रभावशाली समस्या समाधान को समुन्नत करने के लिए अपनी कक्षा के बच्चों को समानांतर रूप से सोचने के लिए कहता है, तो कथन सही दिया गया है। उसके बाद कारण देखा जाए, बच्चे सार्थक तरीके से सीखते हैं जब अध्यापक उन्हें मौका देते हैं कि पहले से जो जानते हैं उससे संबंध बनाएं। तो ये बिल्कुल सही है कि बच्चे जो है अपने पूर्व ज्ञान से चीज़ों को सीखते हैं। तो यहाँ पे कथन भी सही दिया गया, जो है कारण भी सही दिया गया है, और जो आर है इसकी व्याख्या कर रहा है ए की। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है सही व्याख्या करता है ए की। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, वह खेल जो बच्चों को दूसरों के विचारों, विश्वासों और भावनाओं को समझने में सहायक होता है, क्या कहलाता है? कल्पनाशीलता वाला खेल, समानांतर खेल, एकांकी खेल, या फिर स्वतंत्र एकांकी खेल। तो उसे कहते हैं कल्पनाशीलता वाला खेल। क्या कहते हैं इसको? कल्पनाशीलता वाला खेल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में विद्यार्थियों को त्योहारों को मनाने के, अपने अनुभवों को साझा करने के अवसर देना और उसके आधार पर सूचना निर्मित करने को बढ़ावा देना किसका उदाहरण है? व्यवहारवाद का, प्रत्यक्ष निर्देशन का, या फिर सामाजिक संरचनावाद का, या फिर पाठ्य पुस्तक आधारित अध्यापन का। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सामाजिक संरचनावाद का, सामाजिक संरचनावाद का। अगला क्वेश्चन है, स्मृति विषयक युक्ति कौन सी है? स्मृति विषयक युक्ति कौन सी है? वह तकनीक जो याद करने में मदद करती है, संवेगों के नियमन के लिए तकनीक, एक प्रभावशाली व्यवहारवादी युक्ति, या फिर प्रक्रियात्मक ज्ञान, जो है प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण। तो इसका आंसर हो जाएगा कि स्मृति विषयक युक्ति वह है, वह तकनीक जो याद करने में मदद करती है। उसके बाद प्रश्न हमारा है, एक विद्यार्थी अलीजा जिसका नियंत्रण केंद्र आंतरिक है, परीक्षा में असफल होने के लिए किसे जिम्मेदार ठहराएगी? उसकी योग्यता में कमी, परीक्षा प्रश्न पत्र में कठिनाई, दुर्भाग्य, अध्यापक का उसके प्रति पूर्वाग्रह, या फिर पक्षपात। तो अलीजा जो है जिसका नियंत्रण केंद्र क्या आंतरिक है, तो मतलब किसे जिम्मेदार ठहराएगी? परीक्षा में असफल हो गई हुआ, तो इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा कि उसकी योग्यता में कमी है। वह मतलब खुद को जिम्मेदार ठहराएगी कि उसकी योग्यता में कमी, इसकी वजह से वो असफल हो गई है। दूसरों के वह क्या करेगी? दोष नहीं देगी। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो बिल्कुल ही करेक्ट दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, बच्चों के भाषाई विकास के लिए प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में मुद्रित समृद्ध परिवेश आवश्यक है। बिल्कुल सही दिया गया है। भावनाओं के अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये भी सही दिया गया कि भावनाओं की जो है अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये दोनों ही सही कथन दिए गए हैं, लेकिन जो है यहाँ पे जो कारण आर है इसकी कथन की व्याख्या नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे भावनाओं की बात हो रही है और यहाँ पे बात हो रही है मुद्रित समृद्ध परिवेश की। तो कथन यहाँ पे दोनों सही दिए गए हैं कि बच्चों के भाषाई विकास के लिए प्राथमिक स्तर पर कक्षाओं में मुद्रित समृद्ध परिवेश आवश्यक है। बिल्कुल सही है। भावनाओं के अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, लेकिन जो है आर सही व्याख्या नहीं करता है कि। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को एक इंद्रधनुष के रंगों का क्रम सिखाने के लिए प्रियंका बैनी या पिनाला रंगों के क्रम को स्मरण करने हेतु इस्तेमाल की गई यह योजना क्या कहलाएगी? साधन लक्ष्य विश्लेषण, स्मरणोपकारी वितरित अभ्यास, या फिर लक्ष्य निर्देशित योजना। तो इसे कहा जाएगा स्मरणोपकारी। क्या कहेंगे इसको? स्मरणोपकारी कहेंगे, क्योंकि ये क्या कर रही है? रंगों का क्रम सिखाने के लिए प्रियंका बैनी या पिनाला रंगों के क्रम को स्मरण करा रही है। वो क्या करवा रही है? जो चीज़ उसको सिखाई गई थी उसको वह याद करवा रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्मरणोपकारी योजना।
उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, प्रदर्शन परिहार लक्ष्य रखने वाले विद्यार्थियों का ध्यान निम्न में से किस पर केंद्रित रहता है? गतिविधि का आनंद, असफल होने का डर, सफलता की आशा या फिर गर्व की भावना। तो इसका आंसर हो जाएगा, उन्होंने जो है प्रदर्शन परिहार जो लक्ष्य रखने वाले विद्यार्थी होते हैं उनका जो पूरा केंद्रित होता है जो क्वालिटी जो है असफलता होने का डर, मतलब उनको डर रहता है, असफल होने का डर उनको बना रहता है। उसके बाद क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण है? पाइथागोरस प्रमेय बताइए, भोजन में उपस्थित मुख्य घटकों के नाम बताइए, साइकिल कैसे चलाई जाती है, गोदान उपन्यास लेखक लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 46 नंबर का कि साइकिल कैसे चलाई जाती है। यह जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, प्रक्रियात्मक ज्ञान हो जाएगा, एक प्रकार की प्रक्रिया हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? जब तक बच्चों में वांछित संप्रत्य परिवर्तन न हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना। रट्टा लगाने के लिए, रट्टा लगाने की कभी बात नहीं आएगी, जो है आंसर गलत हो जाएगा। और जो दंड की जब भी बात आएगी वो ऑप्शन हमेशा गलत हो जाएगा। ना ही इनाम देना होता, ना ही पुरस्कार देना होता, तो इनाम देने की यहाँ पे बात है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बहुत से उदाहरण व गैर उदाहरण देना तथा बच्चों को तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति प्रेरित करने के लिए किस तरह के लक्ष्यों को बढ़ावा देना चाहिए? दृष्टिकोण केंद्रित दक्षता लक्ष्य, परिहार केंद्रित प्रदर्शन लक्ष्य, दृष्टिकोण केंद्रित प्रदर्शन लक्ष्य या फिर परिहार केंद्रित दक्षता लक्ष्य। तो इसका आंसर हो जाएगा दृष्टिकोण केंद्रित दक्षता लक्ष्य, दृष्टिकोण केंद्रित दक्षता लक्ष्य। तो सारे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।